हाँ भाई। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर आपका 13 है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर, सुनो भैया, आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका सीआर इक्वेशन के अनुप्रयोग चल रहे हैं या फिर कह सकते हो आप कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, वो खत्म करेंगे और फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो भैया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो पिछला जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा और सही तरीके से आपने उसको याद भी कर लिया होगा। वैसे याद करने को रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे उसके अंदर। प्यारे बच्चों, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिखो आप। एग्जाम्पल क्या है, देखो। एग्जाम्पल है कि यदि एफ ऑफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है। ध्यान से सुनना भैया। जेड का एक विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करो भैया। अब कर देंगे सिद्ध। सिद्ध करने में क्या जाता है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, if fz is analytic then prove that। और प्रूफ क्या करना है भैया। दो आपके पास में बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। अगर किसी के पास बुक है तो बुक में भी देख सकते हैं। काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं दोनों एग्जाम्पल। d2/dx² प्लस में d2/dy² है। और यहां पे लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर रियल एफ ऑफ जेड का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 2। और यहाँ पे एफ डैश जेड हमारे पास में है और उसका हमारे पास में यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो भैया, d2/में प्लस में d2/dy²। ठीक है। और मॉडुलस का एफ जेड हमारे पास में है और उसका स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू में 4 एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है। प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे चलता हूं। नोट डाउन करके कमेंट में डन लिख देना और फिर मैं आगे चलूंगा। और कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर दिया करो। और क्लास एंड होने के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम पास है वो। बढ़िया तरीके से अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको कि भैया वहाँ पे कुछ कमेंट आपका आता है तो लिख दो उसको फटाफट से, वही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लिख लो भैया, लिख लो फटाफट से। ठीक है, लिख लिया होगा वैसे। और जिसने भी नहीं लिखा हो 1 मिनट अब यहीं रुक जाए आराम से और बाद में लिख लेना, खूब टाइम देंगे लिखने के लिए। ठीक है, टाइम ही टाइम अपने पास बचा हुआ है। तो सारे बच्चे रुको अब आराम से, बाद में लिखना। रुक जाओ भाई, मैं नहीं लिखने दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, जब ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं ना तो 100 में से 99% बच्चे सवालों को देख के छोड़ देते हैं कि यार अपन से नहीं होगा, छोड़ो इसको। और ये सवाल जो है ना, वो जितने भी अपन ने पीछे लॉजिक सीखे हैं सब कुछ काम आ जाएंगे इसके अंदर, कंप्लीट काम आने वाला है। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सवाल को सीखने का सबसे इजी तरीका क्या होता है। आप अपने माइंड में ये सोच लो कि हमें कुछ भी नहीं आता और जो लॉजिक हमने पीछे सीखे हुए हैं उसका हम काम मिलेंगे और बाकी हमें कुछ भी नहीं आता, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना सब कुछ हम भूल गए। अब देखो, फ्रेश तरीके से सीखो प्यारे बच्चों। इस सवाल में ये चीज आपको दिख रही है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है कि एफ डैश जेड, ये आपको दिख रहा है।
और तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है ये। तो इस प्रकार मैंने क्या करा, सवाल को टुकड़ों में बांट दिया और टुकड़ों में बांटकर हम एक एक चीज की वैल्यू को अपन डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे आई है और कैसे इसको लेके आना। बात एकदम क्लियर, कोई भी लिखेगा नहीं, पेशेंस से आप एक बार सवाल को 10 मिनट आराम से सीख लो, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो प्यारे बच्चों कोई मुझे बताएगा एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस में आयोटा वी। अब जिस भी बच्चे ने पीछे नहीं देखा है, रिवीजन नहीं करा है टाइम टू टाइम, उसको थोड़ा दिक्कत होगा, तो देखो वो ऐसे भी लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई, दोनों सेम बात है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। प्यारे बच्चों मुझे पता है, आपको भी पता है, और ये बात शायद सभी बच्चों को पता होगी कि इसके अंदर जो u वाला पार्ट है वो आपका रियल पार्ट हो गया और v वाला जो पार्ट है आपका इमेजनरी पार्ट हो गया, काल्पनिक भाग जिसको अपन कहते हैं। तो मैं लिख दूं यहां पे, अगर मैं लिखूं यहां पे तो देखो रियल एफ ऑफ जेड बराबर क्या है हमारे पास में u हो गया, और इमेजनरी एफ ऑफ जेड हमारे पास में वो क्या हो गया, v हो गया। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक, और इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक भाग। एकदम क्लियर। चलो, अब पहली जो चीज थी उसके थोड़े नजदीक हम पहुंच गए हैं, मतलब रियल एफ ऑफ जेड हमारे पास में क्या होता है, यू होता है। अगर मुझे यहां पे मॉडुलस का रियल एफ ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, इसके बराबर में लिख दूं क्या मैं, अगर मैं मॉडुलस में रियल एफ ऑफ जेड है, अगर मुझे इसका स्क्वायर चाहिए तो क्या लिख दूंगा, मैं यू स्क्वायर लिख दूंगा। और क्या कर सकता हूं, बताओ। अरे भैया कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार क्या है माइंड में सोच लो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप काम करना है। क्लियर यहां तक। अब सुनना, इतना क्लियर होने के बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, आगे चलूं। अब हम सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं कि भैया एफ डैश जेड भी हमें निकालना है, तो निकालते हैं फटाफट से। देखो अब यहाँ पे एफ डैश जेड हमारे पास में है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप एफ ऑफ जेड निकालो, क्या होता है, u प्लस में आयोटा v होता है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कर दूंगा तो क्या आएगा, सारे बच्चे बोलेंगे एफ डैश जेड बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स कर देंगे प्लस में आयोटा और डी वी अपॉन में डी एक्स कर देंगे। बताओ, अरे बताओ भाई, किसी को दिक्कत है यहां तक, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा 1% ठीक है। और कई बच्चे, शिवानी है गई और इसके अलावा रीना, निशांत, कई बच्चे जो ऐसे हैं वो ये कह रहे थे कि सर हम यहाँ पे आप जो u और v बनाते हो ना उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया मैंने साफ साफ बोल रखा है कि मैं u को इस प्रकार बनाऊं, अगर मैं u को ऐसे भी लिख देता हूं ना तो ये u ही है, मैं अगर v को बनाऊंगा तो मैं इस प्रकार बनाऊंगा, और आप भी एग्जाम में v को इसी प्रकार बनाना ताकि एकदम क्लियरिफिकेशन दोनों के अंदर रहे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि अगर बच्चा सही तरीके से यू और वी नहीं बनाता तो अपने सवाल को खुद ही गलत कर बैठेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों में एक बात यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं यहां पे एफ ऑफ जेड है मेरे पास, क्या होता है अपने पास u प्लस में आयोटा v होता है। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का एफ ऑफ जेड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बताओ, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर होता है। साफ बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ऐसा ही यहां करना चाहूं तो, और अगर मैं यहां पे इसका स्क्वायर कर दूं, मॉडुलस का एफ जेड का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो लो कंपेरिजन कर करके बता रहा हूं आपको मैं एक एक चीज। अब अगर मैं सिंपल एफ जेड में ये चीज अप्लाई कर सकता हूं तो वैसे ही मैं एफ जेड में भी कर सकता हूं। करो फटाफट से। देखो अगर हमारे पास में एफ डैश जेड है, अगर मैं इसका मॉडुलस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास में, और क्या वैल्यू है हमारे पास, देखो डी यू अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास में आ जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है एकदम। अब यहाँ पे इसके साथ साथ में मॉडुलस करके एफ डैश जेड और मॉडुलस का स्क्वायर कर दूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, और डी यू अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर।
सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करेंगे और खुद अपने आप से पूछेंगे कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहली चीज, रियल एफ ऑफ जेड कैसे निकाला, बहुत ही आराम से सीखो। एफ जेड का मान ये होता है, इसमें रियल एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का रियल एफ ऑफ जेड का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैं यू का स्क्वायर कर दूंगा, साफ सी बात है। पहली चीज हमारी कंप्लीट। सेकंड चीज यहाँ पे है कि एफ डैश जेड कैसे निकाला जाए, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, यू प्लस का आयोटा वी, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश जेड बराबर डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में आयोटा डी वी अपॉन में डी एक्स। बिल्कुल सही। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर एफ जेड का मान यू प्लस का आयोटा वी होता है, अगर मैं मॉडुलस में करूं, मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था आपको, अगर मैं किसी का मोड करता हूं तो उसका अंडर रूट अपन इस प्रकार से निकालते हैं। देखो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर कर देंगे। अब अगर यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं एफ डैश जेड में तो देखो सेम वैल्यू बन जाएगी। और इस वैल्यू को आप हाईलाइट कर लेना, इस वैल्यू को आप हाईलाइट कर लेना और ये याद रखना, अपने बैक ऑफ द माइंड याद रखना कि ये हम काम लेने वाले हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे और हम आपको बताएंगे कि भैया लास्ट टाइम पे, अरे यार आप खुद सोचो, हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन से हमें ये वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करके मुझे ये वैल्यू लेके आनी है, तो साफ सी बात है इस वैल्यू का जो है काम आएगा, काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज निकाल ली मैंने, दूसरी चीज भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करता हूं मैं तीसरी चीज की, ठीक है। कोई नहीं लिखेगा अभी तक, कोई भी नहीं लिखेगा, किसी को डाउट आता है कमेंट करना, नहीं बाकी अभी कोई भी नहीं लिखेगा। अब तीसरी चीज पे मैं काम करता हूं, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, आपको देखो वहां पे साफ साफ दिख रहा है कि भैया डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू अपॉन में डी वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है, रियल एफ ऑफ जेड। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखूं तो मैं देखो क्या लिख सकता हूं, डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू अपॉन में डी वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है, रियल एफ ऑफ जेड है और रियल एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यू स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में यू स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर आपको दिख रहा है तो मैं देख लूंगा एक बार, नहीं तो मैं इसको कैमरे को उधर कर दूंगा, थोड़ा सा इधर कर देंगे, बाकी एकदम सही दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो अब यहाँ पे इतना मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, यू स्क्वायर लिख दिया। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को बनाना है। इस इक्वेशन को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, समझे नहीं, अरे बात को नहीं समझे, मैंने क्या कहा, बिल्कुल दिमाग लगा के सोचो। अगर मुझे ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आपको पता है ये यू स्क्वायर बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, डी टू यू स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस में डी टू यू स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा और ओपन कर दो, मान लो अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल डी यू स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिख दूं और प्लस में यहाँ पे डी यू स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर लिख दूं, तो अब आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी यू स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद में इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो आंसर आप लिख रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो, अरे मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले इस सवाल को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल आखिरकार आपको करना कैसे है। मैंने भी आपको सवाल एक्सप्लेन किया है, मैंने आपका आंसर नहीं लिखा है, ये आपको एक नोट करके लिखना है इस सवाल से पहले, ठीक है, नोट करके लिखना है। और हालांकि आंसर में भी आएगा, ये जो मैंने पोर्शन लिखा है आंसर में आएगा, कहां तक आएगा देखो, यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर में लिखेंगे, बाकी ये वाला जो पोर्शन है ना वो अपन आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से इसको नोट डाउन करो और मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, बस आप एक बार इसको लिखो पूरा, डन का कमेंट प्रेस करो, उसके बाद मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मत छोड़ना,
एग्जाम में आ सकता है ऐसे कि ऐसे, और मैं एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूं, और जो चीज मैंने हाईलाइट करी है उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसको लिख लो आराम से फटाफट, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। हाँ भाई, एक बार लिख लें पूरा आराम से, और एक बार खुद की तरफ से भी आप थोड़ा एनालाइज करा करो यार, वास्तव में क्या क्या तो टर्म हमने सीखी हैं और क्या नई बताई हैं, क्या इसमें थोड़ा दिक्कत है कि नहीं है। अपने आप से भी सवाल पूछा करो एक बार, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उससे पता होना चाहिए यार, देखो सवालों के बारे में। अरे सुन रहे हो क्या सारे बच्चे, सुन रहे हो? हाँ तो भाई आगे चलें अपन अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा मैं ना, आगे चले, मिटा दो इसको। मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो भैया मिटा रहा हूँ। चलो 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 ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। मिटा दूँ? चलो अब मिटा देता हूँ, है ना। लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ सभी ने। ये सारी बातें लिख लो। ठीक है, जहां पे मैं बोलूँ वहां पे मैं आपको बता दूंगा भाई, यहां से देख लो, ये काम की बात है, ये मैंने लिखवाई थी। सारी बातें एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना। ठीक है पूरा। और मैं एक बार रिवाइज करवाऊं? वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है यार बार बार रिवाइज करवाने की, पूरा सही करवा रखा है। चलो भाई एकदम ठीक है, आगे चलो। मैं इसको मिटा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखना इसका जो रियल आंसर है वो अब स्टार्ट होगा। इसका जो रियल आंसर है वो अब स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने केवल आपको सवाल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि सवाल कैसा है, ठीक है, और सवाल में काम कैसे करना है। बाकी अभी मेन काम तो बाकी है। ठीक है, और मैं इसको भी मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा लिखा रहने दो आप एक बार, है ना। और इसकी जो वैल्यू है ना, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा हाईलाइट करके मैं यही लिख देता हूँ, ताकि मुझे भी आसानी रहेगी भाई, ये वैल्यू मुझे भी याद रहे। ठीक है, मॉडुलस का एफ डैश जेड, और बराबर में क्या है भैया, डी यू अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्या है, एफ डैश जेड का स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप इसको याद रखना, अब ये काम में लेंगे अपन। ठीक है, ये पता होनी चाहिए है, ये हमने निकाल के बताई है, और आपको सवाल के आंसर में भी करके दिखाना है ये। ठीक है, वैल्यू इसकी निकाल के दिखानी है आपको। अब चलो, और इसको भी मिटाना अभी व्यर्थ होगा, क्योंकि काम में लेंगे अपन अभी। देखो बिल्कुल सही तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल तरीके से सीखो। देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं इसका, ऑफिशियल आंसर। प्यारे बच्चों तरीके सीखो। 10th क्लास में भी हम अगर एलएचएस और आरएचएस को बराबर करते थे, तो हम एलएचएस लेके चलते थे या फिर आरएचएस लेके चलते थे, किसी भी एक साइड को लेके चलते हैं और दूसरी साइड में बराबर कर देते हैं। यही बात थी ना। अब देखना मैंने क्या करा, मैंने एलएचएस साइड को लिया। ठीक है, और यहां पे लिख लो फर्स्ट का आंसर लिख लो आप, और यहां पे लिख लो एलएचएस साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को बनाने की कोशिश करी है, देखना कैसे करिए नाउ।
सबसे पहले मैंने लिया डी अपॉन में डी एक्स और यहां पे मैंने लिया यू स्क्वायर। अब ये कहां से ले लिया मैंने? अब बच्चे कहेंगे सर ये कहां से ले लिया? अरे ये कहां से नहीं लिया, मैंने बताया तो था आपको कि अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद में ये वैल्यू बनेगी, इसको थोड़ा और ओपन करता हूं तो ये वैल्यू बनेगी। तो मैं इसी का यूज कर रहा हूं। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू मैंने ली उठाई और यहां पे मैंने लिखी, देखो डी स्क्वायर अपन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आराम से आप देखोगे कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, देखो तो यू आएगा और यहाँ पे यू का करूंगा तो डी यू अपॉन में डी एक्स मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी। तो प्यारे बच्चों, जब मैं डी यू स्क्वायर अपॉन में डी एक्स की यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वैल्यू कैसे आती है हमारे पास, ये वैल्यू ऐसे आए। बात एकदम क्लियर? बात एकदम क्लियर है क्या? चलो अब अगर मैं क्या करता हूं, इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूं, अगेन डेरिवेटिव करता हूं, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव करता हूं। देखो यह आएगा हमारे पास डी टू यू स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो टू तो हमारे पास ऐसे कैसे कॉमन रहेगा, बात सही है क्या? टू हमारे पास कॉमन रहेगा। अब u का करूंगा मैं, u को भी कांस्टेंट रख लो आप, इसका करोगा तो देखो डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अरे मैं यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस तो लगा नहीं रहा, मैं यहाँ पे सिंपल u इंटू वी वाला जो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला होता है वह लगा रहा हूँ। एक बार मैंने u को कांस्टेंट रखा है, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस कर दूंगा मैं, इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, u का करूंगा तो देखो डी यू अपॉन में डी एक्स तो कांस्टेंट है और u का क्या हो जाएगा, u का भी डी यू अपॉन में डी एक्स यहाँ पे डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना। तो अब डी टू यू स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, देखो ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू बन गई है, देखो टू तो बाहर है ही ऐसे कैसे, अंदर देखा मैंने तो u और डी टू यू हमारे पास में है और अपॉन में हमारे पास डी एक्स स्क्वायर है और प्लस में क्या जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। देख लो आराम से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक मैंने लिखा वो आपको समझ में आया या नहीं आया, मैंने कैसे किया? प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये इस इक्वेशन की वैल्यू चाहिए, अगर मैंने इसको थोड़ा ओपन करा तो यहाँ पे देखो इस स्टेप से मैं नीचे आ गया और डी टू यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी टू, अब इसे एक स्टेप नीचे जाऊंगा ना तो मुझे सिंपल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे देखो सिंपल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल एक्स आएगा, और इतना दिमाग तो आप लगा सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम यहां से चलेंगे, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है और फिर ये थर्ड आएगी। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, पहले से मैंने दूसरा निकाल दिया, अब देखना मैं सेकंड स्टेप तक पहुंच चुका, मतलब मैंने डी टू यू स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसी प्रकार सेम इसी प्रकार आपने निकाल ली डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और बाहर क्या था हमारे पास में यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए y के रेस्पेक्ट में, तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल ऐसे कैसे उतार दूंगा, डी टू यू स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर बराबर, मेरे पास टू बाहर ऐसे कैसे आएगा, u डॉट में डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये u है या v है, अरे मैंने कितनी बार बोल दिया, मैं u को ऐसे लिखूंगा या फिर ऐसे लिखूं, मैं v को तो हमेशा ऐसे लिखूंगा। तो ये दोनों क्या है, ये आपके u होंगे और ये आपका v होगा, और आप भी एग्जाम में ऐसे लिखना क्योंकि जल्दीबाजी में आप ऐसा भी लिख सकते हो u को, ठीक है। तो ये हमारे पास में हालांकि बनाने की कोशिश सही करा करो, तो डी टू यू अपन एक्स स्क्वायर और प्लस में हमारे पास में x क्यों आएगा, यहाँ पे y आएगा, क्योंकि मैं y के लिए तो काम कर रहा हूं, इतना तो समझो आप। और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को प्रॉपर तरीके से। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दूंगा और मैं इसको सेकंड दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आप समझ गए हमारे पास वैल्यू आ गई डी टू यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, हम दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दो फटाफट से, किसका वेट कर रहे हो, उसको मैं मिटा रहा हूं। अब उस वाली इक्वेशन को मैं यहां से मिटा देता हूं। अब देखना हमारा आंसर आ चुका है, अगर आपको थोड़ा दिख रहा है तो भैया दिख रहा है तो आपको हमारा आंसर आ चुका है। देखो अब देखो ध्यान से, इस प्रकार आप आराम से देखना,
मैंने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, समीकरण 1 प्लस में 2 करने पर देखो d2 में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2 में डी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे दोनों के अंदर u स्क्वायर आ रहा है, यहां पे भी u स्क्वायर आ रहा है, तो मैं यहां पे u स्क्वायर बाहर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। u स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, बराबर में देखना क्या होगा, दोनों में 2 है तो मैंने 2 को बाहर कॉमन पहले ही ले लिया। अब अंदर देखना, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो देखो यहाँ पे u डॉट में d2u में डी एक्स स्क्वायर और d2u में डी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू अलग है, तो इसको आप देखो u मैंने बाहर कॉमन ले लिया इनके बीच में, और यहाँ पे देखो d2u में डी एक्स स्क्वायर, और मैं प्लस नीचे करके लिख रहा हूँ प्लस, और d2u में डी वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब दोनों मैंने u को कॉमन ले लिया, और देखो d2u डी एक्स स्क्वायर d2u में डी वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास बच क्या गया, एक तो ये वैल्यू बच गई और एक ये वैल्यू बच गई, इसको भी लिख दो फटाफट से। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस करके, देखो du में डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस करके यहाँ पे लिखूंगा du में डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, du में डी वाई का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है, तो ये हमारे पास में पूरा ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा बड़ा लगा दो आप, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने पूरी बातों को समझाने की कोशिश करी है। समीकरण 1 और 2 को मैंने प्लस किया, कर दिया, बाहर मैंने u स्क्वायर कॉमन ले लिया, ले लिया, 2 मेरे पास आ गया, आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के अंदर मैंने u को कॉमन ले लिया, और ये मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया, प्लस में जो टर्म बच रही थी उनको मैंने बचा दी। अब मुझे एक बार आप सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे एक बार मुझे बताएंगे कि मैंने एलएचएस पार्ट को एक तरफ आराम से लिख दिया है पूरा, देखो सेम एलएचएस पार्ट है, और जहां पे यू स्क्वायर है वहां पे मैं आराम से रियल एफ ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आरएचएस पार्ट को देखूं तो वहां पे आप देख सकते हो कि अगर हमें आंसर चाहिए ना, तो आंसर तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये एक्स्ट्रा बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, u d2u डी एक्स स्क्वायर और d2u में डी वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मैंने लिखवाया था एफ डैश जेड का स्क्वायर क्या था हमारे पास में, du में dx का होल स्क्वायर और dv में dx का होल स्क्वायर, यही तो लिखवाया था मैंने। और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे ऐसे कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू के अंदर 100 में से 99% बच्चे गलती करेंगे, 100 में से 99% बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, इस वाले टर्म को देखो और आप इस वाले टर्म को देखो, यहां पे दोनों वैल्यू कैसी है, du में dx और du में dy, देखा ध्यान से। जबकि आप देखो ये वैल्यू तो सेम है, जबकि ये वैल्यू आपकी सेम नहीं है इसके अंदर। अरे तो हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं, सीआर समीकरण से, सीआर समीकरण से मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि मैं du में dy को लिख सकता हूं मैं dv में dx, ठीक है। और अगर माइनस भी आता है, अगर अब माइनस भी आता है, ये देखो माइनस लगा दो आप, क्योंकि आपको सीआर समीकरण अगर मतलब ईमानदारी से याद है तो du में dy की वैल्यू क्या होती है, माइनस का dv में dx। अगर माइनस आता भी है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो शिद्दत से, अगर आप यहां तक ये पूरा उतार लो, एक बार एक काम करो आप यहां तक उतार लो पूरा, ठीक है, वैसे जगह है, वैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, क्या करेंगे अपन, इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पे लिखूंगा, वैसे अच्छा नहीं रहेगा, आप एक काम करो इसको पूरा लिख लो, आप यहां से लिख लो आप इसको, ठीक है, और फिर मैं वहां पे उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। तो प्यारे बच्चों फटाफट से एक एक टर्म को समझते हुए लिखो, यहां से लिख लो इसको, यहां से लिखो, हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में ये जो पूरी रामायण है, इस पूरी रामायण को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार इसको दोबारा लिख लो, ठीक है, ये पूरे लिखो यहां तक लिख लो, उसके बाद में फिर वो वाली रामायण में एक्सप्लेन करता हूं वापिस से, ठीक है।
थोड़ा बहुत आपको दिख भी नहीं रहा उस साइड में, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा उधर और घुमा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, उस साइड को छोड़ दो आप, वो साइड में एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से, आप उसको छोड़ दो। आप यहां तक उतार लो, समीकरण 1 और 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को उतार लो आराम से, फिर उस वाले टर्म को मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, फटाफट से उतारो बढ़िया तरीके से, ज्यादा टाइम लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे बच्चे इस टर्म को उतार लेंगे आराम से। हाँ भाई, उतारो फटाफट से, उतारो भाई। हाँ भाई, तो सही है, लिख लिया होगा आपने इतना तो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इतने वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। चलो भैया, मिटा दिया मैंने आराम से। और पूरी रामायण आपने लिख ली है आराम से। तो जहां पे भी मैं कहूँ देखने के लिए भाई ये पॉइंट देखो, वो पॉइंट देखो, तो आप तुरंत उस पॉइंट को देख लिया करो, जिससे क्या है कि एक एक लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पूरा लॉजिक आपके दिमाग में बैठेगा। देखो, यहां तक दिख रहा है ना सभी को, यहां तक देखो, अब ध्यान से देखना, पूरी वैल्यू को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो d2 अपॉन में dx² प्लस में d2 अपॉन में dy² मल्टीप्लाई में, देखो वहां पे u² है, तो मैं u² जगह लिख सकता हूँ ना, ये मॉडुलस का रियल एफ ऑफ जेड का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको पहले करके, आप कॉपी में चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, इसकी वैल्यू को बराबर देखो, बराबर 2 मेरे पास आ ही गया है। और अब मेरे पास क्या है वहां पे, देखो ये है हमारे पास u, और d2u अपॉन में dx² प्लस में d2u अपॉन में dy², ये मेरे पास बचा हुआ है। और प्लस में ध्यान देना, ब्रैकेट du अपॉन में dx का होल स्क्वायर, और प्लस में वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है du अपॉन में dy। तो प्यारे बच्चों, मुझे एफ डैश जेड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, dv अपॉन में dx चाहिए। अब ये एफ डैश जेड मैंने इसीलिए लिखा था यहाँ पे, ताकि आपको दिखा सकूं कि मुझे dv अपॉन में dx चाहिए, और जबकि यहाँ पे du अपॉन में dy है। तो du अपॉन में dy को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का dv अपॉन dx। कहां से, CR समीकरण से, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया dv अपॉन में dx, और माइनस जो आगे है वो बन जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है आराम से बिना कोई दिक्कत के कि ये जो टर्म है ये तो बन गई आपकी पूरी एफ डैश जेड का होल स्क्वायर बन रही है टर्म। लेकिन हमें ये टर्म नहीं चाहिए, इस टर्म को हमने कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान सुनो, आपको क्वेश्चन में बोला है, आप आराम से देख सकते हो कि एफ जेड जो आपका है, एफ जेड क्या है बताओ, एफ जेड आपका एनालिटिक है, आपका विश्लेषिक फलन है। अगर विश्लेषिक होगा तो साफ सी बात है कि आपका जो फंक्शन है वो हार्मोनिक भी होगा, और अगर हार्मोनिक है, अपरंसवादी फलन है, तो आप कह सकते हो भैया d2u अपॉन में dx² प्लस में d2u अपॉन में dy² बराबर 0। कैसे कह सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है हार्मोनिक फंक्शन की। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी ऑटोमेटिक 0 बन जाएगी। अब आराम से देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। लास्ट में लिख देता हूं अतः, अतः लिख रहा हूं मैं आराम से, देखो अतः ये आपका जो पूरा आंसर हो चिपका दो ऐसे कैसे, d2 अपॉन में dx² प्लस में आराम से लिखो भाई, मेहनत है हमारी, dy², बाहर हमारे पास क्या है, रियल एफ ऑफ जेड हमारे पास में, इसका स्क्वायर है, बराबर
2 मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडुलस का एफ डैश जेड का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू जो है यही तो है। आराम से पूरा देखो, वहां पे वो वैल्यू उतारो आराम से, ये उतार लो। सीआर समीकरण कहां पे काम लिया है, मैंने यहां पे काम लिया है। ये डी अपन में डी वाई है, उसकी जगह लिखा मैंने डी वी अपन में डी एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एफ डैश जेड के अंदर चाहिए था। ठीक है, ये मुझे चाहिए था तो मुझे लिखाना पड़ा। तो पहला आंसर जो हमारा है वो एकदम क्लियर है, एक एक स्टेप मैंने क्लियर करके बताई आपको, एक एक स्टेप। जहां पे भी दिक्कत आती है आप बता सकते हो, बाद में आप कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत है, मैं इसको दोबारा भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो सारे बच्चे फटाफट से वहां उसको उतारो, पहले तो उसको उतारने के बाद इसको उतारो, और जिसको दिक्कत आती है ना वो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि कई बार आपका ध्यान नहीं होता सही टाइम पे, तो फिर आप छूट जाती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट वाली। तो अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने समझाया नहीं है, मैंने पूरा समझा दिया। बस आप वीडियो को पीछे करके स्पीड कम करके देख लेना भैया, कई स्पीड करके तेज करके देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट उतारो, डन का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, लिख लिया क्या? लिखते ही कमेंट कर दो फटाफट, और आगे चलें फिर अपन। आप डन लिख दिया करो, बस इतना ही काफ़ी है। और समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ पूरा समझा दिया एक्सप्लेन करके एकदम क्लियर तरीके से। एग्जाम में आने लायक सवाल है इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो मैं टाइम नहीं देता बिल्कुल भी। ठीक है, मिटा दे अब। अरे मिटा दे क्या? मिटा दूं? चलो, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ भैया। ठीक है, अब लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। आगे चलना है तब, चलो। अब इसका सेकंड सवाल है। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार ये भी अभी तो बचा हुआ है, तो कम से कम 30-40 मिनट तो ये भी लेगा, क्योंकि 30 मिनट में ये सवाल हुआ है तो लगभग 30 मिनट में यही सवाल होगा। बिल्कुल, ये आपका 30 मिनट नहीं, लगभग 1 घंटे का टाइम लेगा सेकंड वाला सवाल, तब जाके ये सवाल कंप्लीट होगा। और लगभग आपकी जो क्लास है 1.5 घंटे की क्लास होगी आज, 1.5 से 2 घंटे की। पैसे के साथ में बैठे रहो आराम। अब कई बच्चे देख रहे होंगे सर देखते हैं पहले, हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं, हम तो वीडियो का टाइम देख लेते हैं कि क्लास तो 1 घंटे की भी नहीं है, तो मतलब मजे ले रहे हो हमारे। अब देखना भैया, समझना, देखो सवाल को, सेकंड वाला सवाल जो इसका है उसको ध्यान से समझना, ठीक है? इसको मिटा दूं, अब तो ये कोई काम का नहीं है हमारा। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करना है सुनो, अब इसका सेकंड वाला करना है, आंसर लिखो। अब आप बताओ मुझे, मैंने फर्स्ट वाले सवाल के अंदर क्या किया था, ध्यान सुनना। अब देखो फर्स्ट वाले सवाल में हमने क्या पढ़ा था, रियल एफ ऑफ जेड का स्क्वायर, और वो क्या था, यू स्क्वायर था। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सेकेंड वाला सवाल है, मुझे चाहिए मॉडुलस का एफ जेड का स्क्वायर। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा, क्या सुना है, एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी होता है। अगर मैं इसका मॉडुलस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में
वी स्क्वायर प्लस में सॉरी यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर। अगर मैं इसका मॉडुलस का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यू स्क्वायर और प्लस का वी स्क्वायर। बात एकदम सही है, अरे बात एकदम सही है क्या? तो मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं, हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो आप देखो डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू अपॉन में डी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है यू स्क्वायर बराबर में क्या है हमारे पास में 2 और मॉडुलस का एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये मैंने कर दिया है। अब मैं अगर इसी प्रकार लिखूं, सेम इसी प्रकार, तो इसी प्रकार करके मैंने लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हो डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू अपॉन में डी वाई स्क्वायर और मैंने यहाँ पे करा वी स्क्वायर। तो आपको पता है जैसे ये यू आया होगा वैसे वी आएगा और बराबर में भी वही आएगा हमारे पास में 2 और एफ डैश जेड का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 2 मान दे दे 3 और इसको 4 दे दो और समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ दो, आपका काम बन गया है। समीकरण 3 प्लस में 4 करने पर करो फटाफट से। अब यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को जोड़ा तो देखो डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू अपॉन में डी वाई स्क्वायर और बाहर इसमें यू कॉमन है, यहाँ पे वी है तो यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर और बराबर में देखो 2 और 2 4 एफ डैश जेड का स्क्वायर बन गया। अब आपको बताइए यू स्क्वायर और वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सही है कि नहीं है? तो बस हमारा काम बन गया, यही तो लेके आना था, हो गया काम। चलो तो आंसर लिख दो यहाँ पे फटाफट से, डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू अपॉन में डी वाई स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखोगे मॉडुलस का एफ डैश, एफ नहीं एफ डैश नहीं एफ जेड का स्क्वायर बराबर में 4 एफ डैश जेड और यहाँ पे स्क्वायर। आंसर आपका आ गया। दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, अल्टीमेट सवाल हैं, आपको जरूर आने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है और 4 नंबर आपके पक्के करवा सकता है, इसका ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और फिर मैं कुछ आपको और बताता हूँ। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी देते हैं आपको। हाँ भाई आगे चलें अपन अब। हाँ भाई उतार लिया कंप्लीट, इसको मैं पूरे को मिटा रहा हूँ ऊपर से, तब तक आप नीचे अगर नहीं उतारो तो उतार लो। इंपॉर्टेंट सवाल था, टाइम लगा है, मतलब समझ जाओ आप। ठीक है, अच्छा सवाल है, मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाया है। वीडियो को बिल्कुल स्लो स्पीड में देखना, आराम से पूरा समझ में आएगा। वीडियो को स्पीड तेज कर लोगे तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो भूल जाओगे बीच बीच में। और मैंने कहा ना यू और वी में कंफ्यूज मत होना, मत होना, मत होना। 12-13 लेक्चर हो गए, अगर आप थोड़ा पहले कंफ्यूज होते आ रहे हो तो आप देख लेना उस बात को कि भाई कहाँ दिक्कत है आपको यू और वी के अंदर, और यू और वी को थोड़ा सही बनाया करो। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना। चलो।
कई कह रहे हैं कि उधर से मिटा देता, पहले इधर से क्यों मिटाया है, इधर लिखा नहीं था हमने। कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे कर लो। चलो भैया आगे चलें अपन, अब चलते हैं तो आगे। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और अभी तक 13 लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा है वो आपकी जो यूनिट है उसका लगभग 40% पार्ट पढ़ा है, अभी तो बहुत बाकी है। मतलब 13 लेक्चर हो गए ना, तो कम से कम 13 या 15 लेक्चर और मान लो आप, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है बहुत बड़ी है। बाकी की जो यूनिट है, तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी हो गई, इनमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। मतलब 5-5, 6-6 दिन के अंदर आपकी तीसरी, चौथी, पांच यूनिट हो जाएगी। ठीक है, टाइम लगेगा फर्स्ट और सेकंड के अंदर। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलें अपन। अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ सीआर समीकरण। ठीक है, सीआर समीकरण, सीआर समीकरण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सीआर, इक्वेशन लिख लेना, आप जानते हो वैसे, नहीं जानते तो लिख देते हैं यार। चलो ठीक है, इसको बैठा देता हूँ यहाँ। चलो, तो अब सुनो ध्यान से। अब हम जितना आपने पोर्शन पढ़ा था, अगर आपको पता है तो अभी तक हम सीआर समीकरण का यूज करके किसी फंक्शन को एनालिटिक बताते आए हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम सीआर समीकरण यूज करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सीआर समीकरण का यूज करके अभी तक जितने भी सवाल एग्जाम्पल हमने देखे हैं ना, उन एग्जाम्पल्स में हमने यू के लिए काम करा है। ठीक है, हम डी ओपन डी एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सीआर समीकरण को प्रूफ कर रहे हैं, इसमें हार्मोनिक निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हम करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखना, इसके 8 एग्जाम्पल हैं, मतलब 8 इसके हैं एप्लीकेशन, 8 इसके अनुप्रयोग हैं। अब कौन कौन से, ध्यान सुनना। आपको यू दे रखा होगा, आपसे वी पूछ लेंगे। सेकेंड नंबर पे आपको वी दे रखा होगा, आपसे यू पूछा जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बाद की बात है, उसको छोड़ो आप। अभी केवल इतना सीखो कि भैया इसमें कितने आपके एप्लीकेशन है और कितने हमें निकालने हैं, कैसे काम करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहला कंडीशन है, पहला एप्लीकेशन है कि अगर आपको यू दे रखा है तो वी निकालना पड़ेगा, वी दे रखा है यू निकालना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है कि अगर आपको यू दे रखा है तो जेड के टर्म में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फोर्थ नंबर पे वी दे रखा है तो आपको जेड की टर्म में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर पे आता है, अगर आपको यू दे रखा है तो आपको एफ जेड जो है वो जेड के पदों में निकालना पड़ेगा। अब आप में से कई बच्चे बोले इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो आपको बाद में बता देंगे। 6 नंबर है, वी दे रखा होगा और फिर आपको एफ जेड को जेड के पद निकालना पड़ेगा। उसके बाद है कि 7 नंबर का है u माइनस का v, और 8 नंबर का है आपका v माइनस का u, जिसमें आपको वही एफ जेड का मान जेड के पदों में निकालना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे मेथड्स अपन अलग पढ़ेंगे जो अपन काम में लेंगे, तो बाकी आप नोट डाउन कर लो। और ये वाला जो मेथड है और ये वाला मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप लिख लो, और जिससे क्या है कि हमें पता रहे और हमें पैटर्न के बारे में पता रहेगा कि भाई एप्लीकेशन में हम कौन सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सा हमारा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो, नॉर्मली लिख लो भाई, पता चल जाए आपको, बाकी और कुछ नहीं करना। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा आपको। देखो सिंपल क्या होता है, जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है, ये हमने पहले सीखा था। इसको अपने वेरिएबल की फॉर्म में लिखा तो u प्लस का आयोटा v हो गया, जिसमें हमने साफ साफ तरीके से बता दिया था कि जो रियल एफ ऑफ जेड होता है वो हमारे पास u होता है,
और इमेजनरी एफ ऑफ जेड होता है वो हमारे पास वी होता है। कई बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सर ये रियल एफ ऑफ जेड क्या होता है, इमेजनरी एफ ऑफ जेड क्या होता है। इसका मतलब आपने पहले की जो क्लासेज है सीरियस तरीके से नहीं लिए, फटाफट आपने क्लास ले ली और आपको कुछ भी पता नहीं चला, आपने केवल नोट्स बना लिए, आपको बेसिक पता ही नहीं। तो पहले की जो क्लासेज है उनको आराम से ले लो, उनका बेसिक सीख लो, नहीं तो पूरी कॉम्प्लेक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो पढ़ा अच्छा नहीं रहे। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो पूरा एक एक टॉपिक है वो अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो ये बात पता है आपको, ठीक है। अब देखना, आपने नाम सुना ना हार्मोनिक का, हार्मोनिक फंक्शन का आपने नाम सुना है, आपने प्रंसवादी फलन का नाम सुना है, प्रंसवादी, ठीक है। आप कहोगे सर अभी तो सीखा था प्रंसवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन, अभी हमने देखा था, ठीक है। लेकिन एक वर्ड आएगा और कल हम उस वर्ड को डिस्कस करेंगे और एक थ्योरम होगी उसके अंदर हम उस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक वर्ड आएगा संयुग्मी, और इसको अपन और बोले तो प्रंसवादी संयुग्मी। एक वर्ड आएगा प्रंसवादी संयुग्मी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक वर्ड आएगा, प्रंसवादी संयुग्मिक वर्ड आएगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आज दे रहा हूं आपको, बाकी कल जब मैं पढ़ाऊं आपको तो आपके दिमाग में याद रहे कि हाँ भाई ऐसा भी कोई वर्ड था और हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एफ जेड बराबर यू प्लस का आयोटा वी होता है। तो यहां पे जो यू होता है वो आपका हो गया प्रंसवादी फलन, प्रंसवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन। और ये जो v है, ये v है, ये u का क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। संयुग्मी बोल दो या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रंसवादी संयुग्मी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। बस मुझे इतना ही बताना था। बाकी अपन कल के लेक्चर में हम एक थ्योरम लिखेंगे, उस थ्योरम के अंदर पूरा एक पैटर्न रहेगा कि कैसे u दे रखा होगा तो v निकालना है। जैसे हमने सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड सीखा और सवाल करते थे ना, वैसा ही एक मेथड आएगा, उस मेथड को हम थ्योरम के माध्यम से सीखेंगे और फिर हम उसका एग्जाम्पल करें, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, अब आप आराम से उतार लो और फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।